नमस्कार, न्यूज़@9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी 47 सदस्यीय समिति। सुरेश प्रभु होंगे समिति के अध्यक्ष। नई नीति करेगी देश में सहकारी आंदोलनों को मजबूत। आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। डराने वाले हैं आत्महत्या के आंकड़े। जरूरी है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति। और मोहनजोदड़ो के विश्व विरासत टैग को खतरा, विलुप्त होने के कगार पर मोहनजोदड़ो। राखल दास बैनर्जी ने 1921 में की थी खोज। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि इस बुलेटिन के पीडीएफ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना अपडेट होती है। आइए खबरों को शुरू करें। हाल ही में सरकार ने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 47 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु करेंगे। समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। नई राष्ट्रीय सहकारी नीति केंद्रीय सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए तैयार की जा रही है। इस 47 सदस्यीय समिति में सहकारी क्षेत्र के कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति में राष्ट्रीय या राज्य या जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के सहकारिता सचिव और रजिस्ट्रार और केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। नए राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करना तथा सहकारी आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि सहकारिता पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2002 में तैयार की गई थी। भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं। ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास, बुनाई, ऋण और विपणन जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगी हुई हैं। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने आत्महत्या से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे हालात में भारत में एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की बहुत जरूरत है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 1.64 लाख लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। यह भारत में 2020 में कोविड मौतों की तुलना में 10% ज्यादा है और 2020 में मातृ मृत्यु से 6.8 गुना ज्यादा है। फिर भी आत्महत्या की रोकथाम में सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना कोविड से होने वाली मौतों और मातृ स्वास्थ्य पर दिया गया। आपको बता दें कि भारत सतत विकास लक्ष्य 2030 का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 3.4 का उद्देश्य रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर संचारी रोगों से समय से पहले होने वाली मृत्यु दर को 1/3 तक कम करना है और मानसिक स्वास्थ्य तथा कल्याण को बढ़ावा देना है। आंकड़ों की बात करें तो 2015 में आत्महत्या की दर 10.6 प्रति लाख जनसंख्या थी, जो 2021 में बढ़कर 12 हो गई। इस प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार को आत्महत्या दर को 1/3 तक कम करने के लिए राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति यानी NSPP का मसौदा तत्काल तैयार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में पहला कदम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 था, जिसके तहत आत्महत्या को अपराध नहीं माना गया था। लेकिन यह अधिनियम आत्महत्या को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं हो पाया। मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव की रिपोर्ट सुसाइड प्रिवेंशन चेंजिंग द नैरेटिव में बताया गया है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है और इसके समाधान के लिए एक मनोसामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सामाजिक रूप से बात करें तो समाज में हाशिए पर रहने वाले समूहों में आत्महत्या का उच्च जोखिम होता है। इसलिए इन समूहों की आत्महत्या की रोकथाम पर काम करना बहुत जरूरी है। आत्महत्या जैसे विचार आने पर परामर्श के जरिए मनोवैज्ञानिक सहायता दी जानी चाहिए और रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसे सामाजिक लाभों तक पहुंच को आसान बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए छात्रों के बीच मृत्यु को कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों के लिए हेल्पलाइन की सुविधा दी जानी चाहिए और उनकी चिंता को कम करने के लिए पूरक परीक्षाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। सरकार राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति पेश करके आत्महत्या की रोकथाम के लिए समाज में एक आशा पैदा कर सकती है। हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है, जिससे मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल पर भी भारी असर पड़ा है। यह पुरातत्व स्थल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। मोहनजोदड़ो 5000 साल पुराना एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक स्थल की कई गलियां और नाले बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते प्रशासन ने यहां पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने कहा है कि यदि इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है। यूनेस्को के मुताबिक विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए किसी भी स्थानीय साइट को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए। इसके साथ ही यूनेस्को ने 10 क्राइटेरिया भी बनाए हैं, जिनमें से कम एक को पूरा करना चाहिए। पाकिस्तान में आई इस बाढ़ से मोहनजोदड़ो की विश्व विरासत स्थल की विशेषता खत्म हो सकती है। हालांकि इससे पहले भी कई स्थलों को हेरिटेज सूची से हटाया गया है। इनमें से पहला ओमान में अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी था, इसको 2007 में हटाया गया था। 2009 में जर्मनी की एल्ब वैली को भी सूची से हटाया गया था और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को इस लिस्ट से हटाया गया था। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री चर्चा में आई है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है सिंपली रॉ रिवर्सिंग डायबिटीज इन 30 डेज। यह डॉक्यूमेंट्री डायबिटीज से पीड़ित कुछ अमेरिकी पेशेंट्स के बारे में है। इनको 1 महीने तक पूरी तरह से शाकाहारी, ऑर्गेनिक और कच्चा खाना खिलाया गया। महीने के अंत में देखा गया कि कुछ पेशेंट्स ने डायबिटीज की दवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ अन्य पेशेंट्स के इंसुलिन और अन्य दवाई की मात्रा में भी काफी कमी पाई गई। डायबिटीज एक वैश्विक बीमारी है और अधिकतर लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अभी दुनिया भर में 415 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 2040 तक लगभग आधे बिलियन लोग डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। इसलिए डायबिटीज की रोकथाम के लिए कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। नई स्टडी के मुताबिक डायबिटीज की रोकथाम में पौष्टिक आहार, खासतौर पर कच्चे खाद्य पदार्थ बहुत सहायक हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कच्चे खाद्य पदार्थों को डेली डाइट में शामिल करने से डायबिटीज के मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलती है। कच्चे पदार्थों में पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम, फाइटोकेमिकल्स उच्च मात्रा में होते हैं और सोडियम काफी कम होता है। आयुर्वेद विज्ञान में भी कच्चे खाने को कई बीमारियों का इलाज बताया गया है। अगर खाने या भोजन को कभी भी 40 से 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म न किया गया हो तो खाने को कच्चा माना जाता है। आपको बता दें कि डायबिटीज तब होती है जब खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर में पैंक्रियाज के द्वारा एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज करने में मदद करता है। कभी कभार हमारा शरीर इंसुलिन बहुत कम बनाता है या बिल्कुल भी नहीं बनाता, जिसके कारण ग्लूकोज का स्तर हमारे खून में बढ़ जाता है। डायबिटीज मुख्यतः 2 तरह की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनाता। इस कारण से टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इंसुलिन हर दिन लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज सामान्यतः बच्चों में और किशोरों में डायग्नोज की जाती है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन की बहुत कम मात्रा बनाता है। टाइप 2 डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है। यह डायबिटीज का सबसे कॉमन टाइप है। अपने खान पान में और जीवन शैली में बदलाव ले आकर हम टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हाल ही में राजा महेंद्र वर्मन सिटी का नाम सुर्खियों में आया है। इस शहर में राजा राज नरेंद्र के राज्याभिषेक के 1000 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया था। राजा राज नरेंद्र ने 1022 ईस्वी से 1061 ईस्वी तक शासन किया। इस शहर को पहले राजमुंद्री के नाम से जानते थे। यह शहर आंध्र प्रदेश में आता है। शहर का नाम राजा राज नरेंद्र के नाम पर रखा गया था। 2015 में ही शहर का नाम राजमुंद्री से राजा महेंद्र वर्मन कर दिया गया था। यह शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि राजा राज नरेंद्र पूर्वी चालुक्य वंश की वेंगी शाखा के थे, जिन्होंने दक्षिण भारत पर राज किया था। राजा राज नरेंद्र का शासन अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। पूर्वी चालुक्य वंश के शासक जैन और शैव धर्म को मानते थे। राजा राज नरेंद्र शैव उपासक थे। इनके दरबार में नन्नाया भट्टारक कवि रहते थे, जिन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। आपको बता दें कि पूर्वी चालुक्य वेंगी के चालुक्य के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने दक्षिण पूर्वी भारत में 7 से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। शुरुआत में यह बादामी के चालुक्य के गवर्नर थे। दक्कन रीजन में बाद के समय में इन्होंने स्वायत्तता हासिल की और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में शासन किया। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, सहकारिता पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई थी? 2001, 2002, 2004 या फिर 2005? दूसरा सवाल है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची से सबसे पहले किस स्थल को हटाया गया था?
अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी ओमान, एल्ब वैली जर्मनी, लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी यूनाइटेड किंगडम या फिर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। आइए अब देखते हैं कल जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे उसके सही जवाब क्या है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? NSIL भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी PSU है। दूसरा स्टेटमेंट था NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। तीसरा, इसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आता है। और चौथा, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह GSAT-19 लॉन्च किया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह GSAT-19 लॉन्च किया। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को पहचानिए। पहला, मार्तंड मंदिर का निर्माण करकोटा राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीठ ने करवाया था। दूसरा, मार्तंड मंदिर विष्णु सूर्य को समर्पित है। तीसरा, यह वेसर शैली में बना है। चौथा, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत राज तरंगणी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह वेसर शैली में बना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आपको ये पहल, ये बुलेटिन कैसा लग रहा है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।